So very soon, within a minute or two, we'll begin with our class. Manish sir, you are there? Manish Sharma sir, you are there? Yes. Manish sir, I cannot hear you. मेरी आवाज नहीं आ रही अब तक? हाँ, अब अच्छे से आई। आप अपना वीडियो चालू कर लीजिए मनीष जी। मैं आपको पिन कर देता हूँ, सभी आपको देख पाएंगे। हाँ, मनीष सर इज देयर, मैं पिन कर देता हूँ। यस दोस्तों, सबको मनीष सर दिख रहे हैं? कोई भी एक जवाब दे दे। नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। अच्छा, एक नहीं दिख रहे सर। यस सर, एक यस सर। दिख रहा है। अब शायद दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे सर। अच्छा दिख रहे हैं सर। अच्छा, नॉट विजिबल। एक्चुअली आप स्क्रॉल करके देखिए, बहुत सारे लोग हैं विजिबल सर, जिसमें- क्लियरली विजिबल। हाँ, आप मनीष शर्मा जी को पिन कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल पे दिखते रहे। मैंने इधर से पिन कर दिया तो मुझे तो दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। चलिए, तो मेरे ख्याल से सर 82 फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। मनीष जी, जी तो फ्रेंड्स शेल वी बिगिन। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, श्री मनीष शर्मा जी मेरे ही विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय NHDC नर्मदा नगर में पदस्थ हैं। बहुत ही अनुभवी, सुलझे हुए, भाषा के विद्वान हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी में इनकी महारत हासिल है। और एक बात मैं बताऊं, हमारे विद्यालय में बाल वाटिका संचालित है। तीनों कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, लेकिन उनका संचालन मनीष जी इस बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि AC और DC केंद्रीय विद्यालय नर्मदा नगर का उदाहरण न केवल भोपाल रीजन में बल्कि दूसरे रीजन्स में देते हैं कि बाल वाटिका जाके देखो तो मनीष शर्मा की देखो। और नीलम बॉक्स एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो मनीष जी ने इजाद किया है, जिसको हेडक्वार्टर ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। मनीष जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बल्कि मैं माइक आपको हैंड ओवर कहूंगा। बहुत संक्षेप में 2 मिनट में आप अपना परिचय दें, उसके बाद में हम सीधा कक्षा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सारे साथी कक्षा के लिए बेताब हैं। मनीष जी, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ने जो सर ने परिचय दिया है, मैं वहीं से अभी अपनी बात शुरू करता हूं। सर ने मुझे विषय का ज्ञाता और सारी चीजें बोल दिया। चूंकि यह किसी भी विषय का अनंत कोई भी छोर निर्धारित नहीं है, और यही कहीं ना कहीं विकास को निर्धारित करता है, डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। जितना आप जान सके, जितना आप कर सके, उतना ही आप विकसित होते चले जाएंगे। और इसीलिए इस कहा गया है कि डेवलपमेंट का मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है। शब्दों में तो कर दिया जाता है, पर उसको किसी स्केल पर आइडेंटिफाई करना, मार्क्स देना, कुछ नंबर देना, ये बड़ा मुश्किल है। मैं मनीष कुमार शर्मा, और मेरी एजुकेशन, मैं शिक्षा शास्त्र में ही मैं नेट हूँ, एमएड, और इसी विषय में मेरी PhD अभी चल रही है BHU से। मेरा बस इतना ही परिचय है। बाकी मैं इस दिए गए विषय पर कितना सफल हो पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी क्षमता, मैं जितना जानता हूं, जितना आज आपके लिए मैं तैयारी कर पाया हूं, मैं आप तक प्रस्तुत करूं। जो टॉपिक दिया गया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये सर, मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, यस, यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। हाँ, मैं इसको पिन कर दूंगा, फिर सभी साथी हैंड रेज करके बता देंगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। या आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स बिल्कुल ऑन है, मुझे दिख रहा है, मैं देख पाऊंगा। और अच्छा, कुछ साथी और आ रहे हैं, उनको भी एडमिट कर लिए। एक मिनट। मनीष जी, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको? वो शायद एक मिनट का समय लगता है। आपने प्रेजेंट किया? Yes, sir, it's visible. गुड। Yes, Manish ji, it is quite visible.
understanding the learner is the heading that is shown there. You can please proceed. तो एक बार फिर से मनीष जी का और हमारे 92 फ्रेंड्स ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये विष्णु अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, एस आर अग्रवाल, इज इट सीताराम अग्रवाल, एस आर अग्रवाल? Yes, Devangan sir, I am here. Oh ho. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. We'll discuss later, Sitaram ji. Okay. Okay. Yes, Manish ji, proceed. यस जैसा कि ये टॉपिक दिया गया है, मुझे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, मेरा जो भी प्रेजेंटेशन पार्ट में है, पहला पार्ट जो मैं आज ले रहा हूँ वो पार्ट है बस सीडिंग का, एक गमले में बीज बोने का। इसके बाद मैं आपको समय दूंगा, प्लांट बनने तक आप उसको एनालाइज करिएगा। और किसी दोस्त का माइक, किसी फ्रेंड का माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कर ले। जी मनीष सर। हाँ, ये बीच में डिस्टरबेंस थोड़ा सा। हाँ, मैं सभी मित्रों से निवेदन कर रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए। सभी मित्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, माइक बंद कर दें। मैं अपना स्वयं का माइक बंद रख रहा हूँ ताकि मेरे तरफ से डिस्टरबेंस ना हो। मैं टॉपिक पे सीधे ही आता हूं कि मैं आज इंट्रोडक्टरी पार्ट लूंगा, चूंकि हम विषयों को बीएड स्तर पर पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। दो चीज होती है, एक तो किसी भी विषय का व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक बोलचाल में उसका प्रयोग, और एक उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी में उसका प्रयोग कैसा है। जब तक हम विषयों की टर्मिनोलॉजी को एज इट इज नहीं समझ लेंगे, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहली बात, टर्मिनोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं टॉपिक को एलैबोरेट करता जाऊंगा। पहला टॉपिक इसमें दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशंस एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। पहले टॉपिक में ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और प्रिंसिपल्स जो नियम है डेवलपमेंट पे, उस पे क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, उसको ध्यान में रख के बनाया गया ये टॉपिक। इस पर प्रश्न निर्मित होंगे जिसका हमें उत्तर देना होगा। दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। इसमें ध्यान रखने की बात है कि यही विषय एचएम के लिए, यही विषय वाइस प्रिंसिपल के लिए, और यही विषय प्रिंसिपल के लिए भी है। तो इसको हम अलग अलग लेवल पे समझेंगे, और आपको किस लेवल पे फोकस करना है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फाउंडेशनल है, फाउंडेशनल लेवल पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, प्रिपरेटरी पर भी नहीं करना है, मिडिल एंड सेकेंडरी पर करना है। यानी जब टॉपिक सबके लिए, तीनों के लिए एक है, तो प्रश्नों का निर्माण किस आधार पे होगा। तो ये ध्यान में रखने के लिए जरूरी है कि हम तीनों चारों लेवल को समझ लें और अपने वाले लेवल पर ज्यादा फोकस करेंगे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मॉरल, ये सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके, इन डोमेन्स पर किस तरह की विकृतियां आ रही हैं, किस तरह के डेविएशंस हैं, इनको समझेंगे। तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन कौन सी है, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, और स्कूल और घर मिलकर के किस तरह के बच्चों के इस सामाजिक संवेग को बढ़ाने के लिए और मैच्योर करने के लिए किस प्रकार का योगदान देते हैं। और नेक्स्ट अगला टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। इसको मैं आज के विषय पर नहीं रखा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और एक साथ मटेरियल और डिस्कशन एक साथ देने पर बहुत सारी चीजें उलझ जाएंगी, क्योंकि जितने भी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। यस सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। सर प्लीज, जैसे आपकी स्क्रीन विजिबल है, आपका कैमरा भी ऑन है सर, तो एक्चुअली कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है, आपको भी देख पा रहे हैं और स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। क्या पॉसिबल है सर आपके एंड से आप अपना कैमरा ऑफ कर पाए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले चलता हूं
नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोई शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में उसका अर्थ क्या है और आम बोलचाल की भाषा में उसका अर्थ क्या है। जैसे एक शब्द है ग्रोथ। ग्रोथ शब्द जो है जैसे ही हम बाहर व्यवहारिक रूप से चर्चा करेंगे तो उसका मतलब जन सामान्य में कुछ और निकलता है। जब साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो ग्रोथ का मतलब अलग निकलता है। होता क्या अक्सर कि प्रश्नों के उत्तर देते समय हम टर्मिनोलॉजी का व्यवहारिक अर्थ निकाल के उत्तर दे देते हैं और इसके कारण हमको लगता है कि हमने सही दिया है, जबकि उत्तर गलत होता है। तो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिजिकल इंक्रीजेस। जो भी फिजिकल डेवलपमेंट शब्द एक आएगा और एक फिजिकल पार्ट आएगा। डेवलपमेंट को जब हम ग्रोथ को एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जब कोई चीज फिजिकली बढ़ती है या मेजर्ड की जाती है वही ग्रोथ कहलाती है। जैसे लंबाई, मोटाई, इन सारी चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो ये ग्रोथ में आता है। वृद्धि और विकास दो शब्द है। वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मैटर आता है, क्वालिटेटिव नहीं। फिर मैच्योरेशन की बात आती है। ग्रोथ जब अपने एंड पर होता है वहां मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। ये एक छोटी सी परिभाषा है कि परिपक्वता वृद्धि के समाप्त होने पर दिखाई देने लगती है। पर मैच्योरिटी के साथ अगर हम फिजिकल मैच्योरिटी की बात, परिपक्वता की बात करेंगे, सोशल मैच्योरिटी की बात करेंगे, वहां पर डिफिनीशन अलग हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट आता है डेवलपमेंट, विकास। एक उदाहरण मैं लेता हूं, उंगली का छोटी से बड़ी होना, इट इज अ ग्रोथ। पर उंगली का किसी चीज को लिखना, छूना और अपनी उंगली पर किसी फुटबॉल को नचा देना, ये दो चीजें हैं। किसी चीज का अपने आकार में वृद्धि होना, उंगली बच्चे की छोटी होती है, धीरे धीरे वो एक साइज तक जाती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। यानी ग्रोथ एक सीमा पर जाकर के रुक जाता है और डेवलपमेंट ताउम्र सतत चलता है। होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंटल पार्ट है। किसी भी चीज का जब हम डेवलपमेंटल पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो वो पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच में देखी जाएगी। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमको यह समझना पड़ेगा कि ग्रोथ जो है एक सीमित है, उसका शब्द सीमित है, समय सीमित है, पर डेवलपमेंट असीमित है। वो जन्म से, गर्भ से कब्र तक की यात्रा, जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, जन्म के पूर्व अवस्था में भी विकास शुरू हो जाता है। यानी जन्म से पूर्व की अवस्था में भी विकास शुरू हो जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि विकास जन्म के बाद शुरू होता है या जन्म के पूर्व? तो विकास जो है जन्म के पूर्व की अवस्था है। पेट में बच्चा मां के गर्भ में होता है, वहीं से उसका डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट कैन ऑकर्स विदाउट ग्रोथ। अब यहां एक चीज मैंने रेड लाइन से की है कि डेवलपमेंट का पार्ट ग्रोथ है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैनेजमेंट आता है, उसी तरीके से डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ आता है। ग्रोथ एक सीमा के बाद रुक जाता है और डेवलपमेंट सतत चलता रहता है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट में कहूं कि जो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। पर ग्रोथ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो है परिमाणात्मक होता है, यानी मात्रात्मक, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एक शब्द आई मैच्योरिटी की बात। परिपक्वता के बाद जो है ग्रोथ रुक जाता है, यानी ग्रोथ जहां एंड हो रहा है वहां परिपक्वता शुरू हो जाती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो दूसरा इसमें टॉपिक्स है, जिसमें दो तरह के प्रिंसिपल काम करते हैं, और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक डायरेक्शनल ट्रेंड है कि दिशा, डेवलपमेंट की दिशा होती है, और उस दो दिशा को सेफेलोकॉर्डल पैटर्न एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न करते हैं, जिसको एक शब्द है शीर्षानुमुखी पैटर्न, जिसमें डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ होता है। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क सर का विकास पहले होता है। दूसरा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न, उसमें केंद्र से बाहर की ओर, जैसे अगर कोई सर्कल है तो सेंट्रल से उसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की तरफ जो है जो विकास होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी, फिर उसके बाद लीवर, फिर उसके बाद हार्ट, धीरे धीरे धीरे। तो जो डेवलपमेंट का डायरेक्शनल ट्रेंड्स है उसमें दो तरह की बातें चलती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल पैटर्न एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। ये आपने बीएड में पढ़ा होगा। इसका प्रयोग कहां होगा प्रश्न में, उस पर हम चर्चा इस स्टेप के बाद करेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑर्डर एंड पेश। जैसा हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली होता है, यानी एक सतत प्रक्रिया है, पर वो सिस्टमेटिक होगी और ऑर्डर में होगी। जैसे साइकिल चलाने के लिए या दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है? कोई व्यक्ति बताए, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। साइकिल चलाने के लिए और दौड़ने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? पैर और हाथ से चलना। पैर और हाथ से चलना, वेरी गुड। स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स। स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स। और कोई? स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। हाँ, ये हम आम जो हम समझ पाए वो बता दिए, पर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, डेवलपमेंट के रिसर्च ये कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग एंड इट्स कम्स फ्रॉम माइंड। मस्तिष्क के द्वारा, सिर के द्वारा बैलेंसिंग होती है। अगर हम बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं तो ना हम चल पाएंगे ना हम साइकिल चला पाएंगे। तो इस तरह के विकास सिस्टमेटिक, यानी जैसे बच्चा सोया हुआ है तो वो क्या करेगा, छोटा बच्चा पहले इधर घूमेगा और उधर घूमेगा, सिर्फ इधर उधर घूम पाएगा। जब उसको मेंटल बैलेंसिंग आ जाएगी, मस्तिष्क बैलेंस करने लगेगा, यानी मस्तिष्क का विकास जब उसको फॉलो किया तो बैलेंसिंग करना, और उसके बाद स्टेप फॉर्मेटिंग, यानी जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है क्रॉलिंग बिफोर वॉकिंग। चलने से पहले वो क्रॉल करेगा, उससे पहले वो लेफ्ट एंड राइट बेड पर घूमेगा। फिर उसके बाद जो विकास का ऑर्डर है उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है। पहले सिंपल चीजें डेवलप होगी, फिर कॉम्प्लेक्स चीजें। तीसरा है इंडिविजुअल पेश। अब देखिए, मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि जो प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के, वो क्या क्या किन चीजों पर आधारित है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? जाग रहे हैं सभी लोग? जी जी जी। कंटिन्यूअस। यस वी आर लिसनिंग यू। यस सर, कंटिन्यू। बीच बीच में ऐसे बोलता रहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही बोला जा रहा हूं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस, ये सतत प्रक्रिया है। दूसरा, डेवलपमेंट क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक क्या होता है कि पहले का ऑर्डर, कोई 2 के पहले 1 ही आएगा, 3 के पहले 2 ही आएगा, और 2 के पहले 1 आएगा। तो इसी तरह तक विकास में जो भी अवस्थाएं हैं उनका क्रमिक सिद्धांत है, और उन्हीं सिद्धांतों पर डेवलपमेंट फॉलो करता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर एक ही आयु के बच्चों में अलग अलग हो सकती है। एक मेरा प्रश्न ये है कि मनीष और सुरेश दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों का आयु वर्ग एक ही है। मनीष जो है
किसी भी विज्ञान के प्रैक्टिकल को जल्दी कर पाता है, समझ पाता है, जबकि देवांगन नहीं। उसका कारण क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी इस पर लागू होती है? तो उसमें जो डेवलपमेंट की थ्योरी लागू होती है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यस सर, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, Differentiation. डिफरेंशिएशन। इसको इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि ये वेरी करता है। रेट तो डेवलपमेंट सबका बराबर होगा, पर रेट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सीक्वेंस सबके लिए बराबर है, यानी जैसे क्लास 1 पढ़ के ही 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में ये सीक्वेंस सब में हो सकता है, पर जो रेट है सीखने की, लर्निंग का, वो सबका इंडिविजुअल होगा। तो प्रश्न डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, एक दो बच्चों का उदाहरण देके, क्लास की सिचुएशन बता करके, और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की किस प्रिंसिपल को वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलूं। जी, जनरल से स्पेसिफिक डेवलपमेंट हमेशा जो है जनरल से स्पेसिफिक होता है। जनरल से स्पेसिफिक का मतलब दो अर्थों में लीजिए। जैसे किसी भी अंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मुझे आप में से कोई एक बताए कि बच्चा पहले बॉल पकड़ना सीखेगा दोनों हाथों से, या उंगली से पेन पकड़ना? Ball पकड़ना। वेरी गुड, वेरी गुड। स्किल आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारी जो बड़ी मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं। पहले पूरे हाथ से बॉल पकड़ता है बच्चा, फिर पंजे से पकड़ता है, फिर अंगुलियों से पकड़ता है। तीसरी टॉपिक है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं, कहां से इफेक्ट करते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि हेरिडिटिक है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल है, पर जो मॉडर्न रिसर्च है वो एक कहता है D=H×E। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटिक और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। बहुत सारे किसी भी टॉपिक पर अलग अलग तरीके के डिस्कशन होते हैं, तो जो आपके सिलेबस में दिया गया है 4 डिबेट्स है, नेचर, नर्चर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए, कुत्ते की बायोलॉजिकल आवाज आ रही है। बायोलॉजिकल पार्ट है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, अपब्रिंगिंग है, सोशल एक्सपीरियंस पर आधारित है। पर मॉडर्न व्यू जो कहता है कि डेवलपमेंट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, यानी D=H×E, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत पुरानी अवधारणाएं रही हैं जिस पर काफी फोर्सेस रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट ज्यादा प्रभावित करता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हेरिडिटी प्रभावित करती है। पर जो धीरे धीरे रिजल्ट्स आए हैं, अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो पेपर पब्लिश किए हैं, उसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है एनवायरमेंटल नहीं है, हेरिडिटिक भी है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने कहा कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है, इट चेंज ग्रेजुअल लाइक। जैसे आपने रैंप देखा होगा और स्टेयर्स देखा है। रैंप और स्टेयर्स का अंतर समझते हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं सर। यस यस। ज्यादा स्मूथ रैंप होता है, ज्यादा स्मूथ रैंप होता है, और उसमें डिग्री जो एंगल ऑफ अटैक होता है चढ़ने का, वो बहुत ही माइन्यूट होता है। उसमें अगला स्तर चरण आप अंतर नहीं कर पाएंगे, पर सीढ़ी में जो अगला स्टेप है आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो इसी तरीके से विकास का जो चरण है इस तरीके से है, वो कंटिन्यूअस है। स्टेबिलिटी एंड चेंजेस, जैसे
कभी कभी क्या कहा जा सकता है कि क्या विकास एक स्तर पे जाकर के स्टेबल हो जाएगा? आपको लगता है क्या ये नहीं हो पाएगा? क्यों? It will continue डेवलपमेंट की जो throughout the life till death. ये टिल डेथ, Till मैंने कहा death, yeah. गर्भ से कब्र तक, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सतत प्रक्रिया है विकास। चूंकि विकास वातावरणीय और नए प्रयोगों से प्रभावित होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल के नहीं आने पर और मोबाइल के आने पर जो आपके अंदर इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुआ है, आप फील कर सकते हैं। एक चीज मैं बताते चलूं कि जब भी कोई प्रश्न साइकोलॉजी का आए और उसका उत्तर देना है, तो अपने जीवन के उदाहरणों को मेजर करिए, आप अपने उस एज को ऑब्जर्व करिए, आपके सारे उत्तर निकल आएंगे। आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी पर जब फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। आप उस एज में क्या फील कर रहे थे, क्या थे, ये सबसे बड़ा व्यवहारिक उदाहरण होगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सबके लिए बराबर है और कंटेंट्स स्पेसिफिक है। हाउ डू कल्चर, कम्युनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिसेव द डेवलपमेंट पाथ। सभी को पता है कि सामाजिक रूप से हर चीज आपके विकास को प्रभावित करती है, पर आप इसको मेजर नहीं कर पाते। सॉरी, मेजर नहीं, असेसमेंट। मैं इसलिए यहां असेसमेंट कह रहा हूं क्योंकि एक टर्म है, आप में से आप सभी लोग जानते होंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या तीनों का अंतर समझते हैं आप सभी? मेजरमेंट, बता दीजिए। असेसमेंट, इवैल्यूएशन। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, अक्सर हम तीनों का प्रयोग एक ही टर्मिनोलॉजी में कर जाते हैं, पर इसमें अंतर है। किसी चीज को असाइनिंग द नंबर बाय द सर्टेन रूल, इसका मतलब किसी चीज को कोई नंबर देना, नाम, नंबर, कोड, आपने कोई नंबर दे दिया। एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे मान लीजिए होली के दिन में आपके घरों में सबके यहाँ गुजिया बनती है। हाँ जी बनती है सर। और गुजिया बनने के लिए उसमें खोया पड़ता है। आपकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा 3 किलो खोया ले आओ, तो द 3 kg इज मेजरमेंट। मेजरमेंट। माँ आपके लाए गए खोए को उंगली पे मसलती है, उसको रगड़ती है, टेस्ट करती है, दिस इज द असेसमेंट। एंड जब वो जजमेंटल होती है या जजमेंट देने जाती है कि तुम्हारा लाया गया खोआ अच्छा है या खराब है, दिस इज द कॉल्ड द इवैल्यूएशन। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच का प्रोसेस है असेसमेंट। फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा। फॉर्मेटिव टर्मिनोलॉजी का मतलब जब कोई चीज हम निर्माण कर रहे होते हैं, उस समय जो भी कुछ हम असेस करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। और जब हम डिसीजन मेकिंग करने जाते हैं, वहां पर वो समेटिव असेसमेंट होता है। जैसे आप घर में सूप बना रहे हैं, सूप बनाने में 3 लोगों के लिए पानी कम रहेगा या ज्यादा, थोड़ा और डाल लिए। नमक थोड़ा कम लग रहा है, एक बार चेक कर लिए, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़े और बढ़ा दिए। ये जो भी असेस कर रहे हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन इज द कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। पर जब वो सूप बन गया और वो किसी के सामने प्रेजेंट किया गया और उस समय पीकर जो भी गेस्ट है वो कहता है आपका सूप अच्छा है या इसमें कमी रह गई है, दिस इज कॉल्ड द समेटिव। इसी तरह हमारे भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम पार्ट को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ एक्शन प्लान कर रहे होते हैं, उस दौरान जितनी भी चीजें हैं वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। मैं आगे चलता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, आप सभी को पता है कि जो हमारी एजुकेशनल जो शिक्षा की संरचना है उसको अलग अलग स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क के अनुसार उसको 4 स्टेजेस में बांट दिया है। और उस स्टेज में फाउंडेशनल स्टेज,
प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ये सब इसके स्टेज आपको पता होंगे। अब बात यहां से शुरू होती है कि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रश्न एक एचएम के लिए बनेंगे तो उसमें जो प्रश्न आएंगे वो फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज से आएंगे। एक वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए जो क्वेश्चंस, क्योंकि भाई टॉपिक तो तीनों चारों के लिए सभी को सेम है, तो क्वेश्चन में वेरिएशन कहां होगा इसको आपको जरूरी है समझना। फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, ये 3 से 8 साल की उम्र, इस स्टेज में जो प्री स्कूल है जिसको बाल वाटिका 1, 2, 3 कहते हैं और क्लास 1, 2 भी शामिल है, यानी 5 इयर्स जो ये प्लान है इसमें 1 और 2 और 3 साल बाल वाटिका है। इसमें डेवलपमेंटल टास्क जो क्वेश्चन इरेज होते हैं, जो सीबीएसई ने अभी तक सीटेट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उन्होंने डाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसमें कॉग्निटिव एंड लिटरेसी से जो प्रश्न आए हैं उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सब जो जोड़ा गया है FLN, द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्ट बाय ग्रेड 3। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या है, इनको समझने के लिए इस पर मैं क्लास लूंगा। फाउंडेशनल लिटरेसी का सभी के एक कोडिंग डोमेन है कि अक्षर की पहचान, जो अक्षर कह रहे हैं उसके उच्चारण, ये सारी चीजें। न्यूमरेसी में है कोडिंग, डिकोडिंग, शेपिंग। डेवलपमेंटल टास्क में फिजिकल पार्ट है डेवलपिंग ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल थ्रू प्ले। अब ये जो टॉपिक है कि फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल, ये किस स्टेज का फिजिकल डेवलपमेंटल टास्क है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर क्या आएगा? फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। यानी ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल जो फिजिकल डेवलपमेंटल टास्क है वो फाउंडेशनल स्टेज का टास्क है। इसमें सोशल इमोशनल टास्क, डेवलपमेंटल टास्क के अंतर्गत सोशल इमोशनल पार्ट क्या आएगा? मैनेजिंग सेपरेशन एंजाइटी, लर्निंग टू कोऑपरेट विथ पीयर्स एंड डेवलपिंग एम्पैथी। चैलेंजेस क्या है इस एज में? लर्निंग क्राइसिस है, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा एनईपी में कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है, एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि वो अपनी कक्षा से नीचे स्तर की किताबें भी नहीं पढ़ पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम में आंगनवाड़ी अभी नई खुली है, बाल वाटिका अभी पायलट प्रोजेक्ट में है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं बाल वाटिका 3 ही खुली है, 1, 2 नहीं है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज के कुछ चैलेंजेस हैं। बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की बात अगर न करें तो एक जन साधारण की बात करें तो सामान्य बच्चों को स्कूल लाना एक बड़ा टास्क है। गांव के स्कूलों में ऐसा देखा गया है, गांव में, कि बच्चों को स्कूल लाना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो फाउंडेशनल स्टेज में डेवलपमेंटल टास्क 3 है और चैलेंजेस भी 3 है। प्रिपरेटरी स्टेज में जैसा मैंने कहा था कि फाउंडेशनल स्टेज 8 साल तक, ग्रेड 2 तक, प्रिपरेटरी स्टेज ग्रेड 3 से ग्रेड 3 से 5 तक। इसमें डेवलपमेंटल टास्क समझने की जरूरत है कि एकेडमिक, चूंकि फॉर्मल टीचिंग मेथड यहां यूज होने लगती है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग यहां यूज होने लगती है। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग एंड पर्सनल जो डेवलपमेंटल टास्क है कि सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स प्रिपरेटरी स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क है। चैलेंजेस क्या है? लैंग्वेज बैरियर है, अभी तक वो मातृभाषा में जो चीज समझ रहे थे, किताबें उनकी एनसीईआरटी और लैंग्वेज मैसूर की लैंग्वेज संस्था ने
एनसीईआरटी की बुक को डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी लागू कर दी है, लॉन्च कर दी है। वो बैलेंस करना जब सीखते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज को, चूंकि इंग्लिश भी इसमें शामिल हो जा रही है, तो जब नई भाषा कोई चीज हमसे जुड़ती है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैंने क्लास में ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो आम बोलचाल में वो बच्चा ना अपनी सोसाइटी में कहीं सुना है, ना अपने घर परिवार में कहीं सुना है। उस भाषा, उस शब्द का उसके लिए निरर्थक प्रभाव है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अक्सर कक्षा में जिस भाषा का प्रयोग उस सामाजिक परिवेश में, उसकी कक्षा में और उसके परिवार में हो रहा है, इसमें एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। असेसमेंट शिफ्ट, जैसा आप सभी को पता है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू हो गया है। 360 असेसमेंट एक क्वेश्चन है कि 360 असेसमेंट इज रिलेटेड टू HPC, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल असेसमेंट और मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ असेसमेंट। तो आपको मैं बता दूं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जिस थ्योरी पर काम करता है, उस थ्योरी का नाम है 360 डिग्री असेसमेंट। ओके, यस सर, यस सर। मिडिल स्टेज, जो मिडिल स्टेज है ग्रेड 6 to 8 एज ग्रुप, दो चीजों का ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में। मिडिल स्टेज इज रिलेटेड टू विच ग्रेड? ग्रेड होगा 6 to 8 एंड व्हेन एज जब पूछेगा तो एज का पार्ट है 11 to 14। हर स्टेज का ग्रेड और एज दोनों को आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन न रहे इस बात का। इस स्टेज में जो डेवलपमेंटल टास्क है सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, मूविंग टुवर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, ये सारी चीजें यहां जुड़ने लगी। ऐसे जो सब्जेक्ट इंटीग्रेशन जब होता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगले टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उनके सामने एक इस प्रकार का सब्जेक्ट, विषय किस शेप में रखा जाए, किस तरीके से विषय का हमारे जीवन में प्रयोग क्या है, मैथ्स का क्या है, आर्ट्स का क्या है, या सोशल क्या क्या है। कक्षा में जब भी विषय का शिक्षण किया जाए, कोई भी विषय पहली बार इंट्रोड्यूस हो, तो शिक्षकों को उस विषय का विद्यार्थी के जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग है, इवन सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं। जैसे चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन, अगर शिक्षक मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहा है तो एक बार विद्यार्थी को ये जरूर एक्सप्लेन कर दे कि यह विषय आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग आएगा। जब वो लाइफ के पार्ट से, बिहेवियरल पार्ट से उसको जोड़ता है, तो उस सब्जेक्ट में जो नया बदलाव आया है, उसके सब्जेक्ट में, विषयों में नया बदलाव आया है, उनसे वो तुरंत जोड़ लेता है। वोकेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आपके यहाँ 10 बैगलेस डेज चीजें जोड़ी गई हैं, उसका इफेक्ट क्या है। आप सभी के यहाँ लोकल कुम्हार को बुला करके, कारपेंटर को बुला करके स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग देने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यह है, एक तो स्किल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है, वोकेशनल डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है? मिडिल स्टेज का सबसे बड़ा चैलेंजेस है ड्रॉप आउट रेट्स। ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में जो significant students drop out occurs after 5th and 8th, often due to economic and distance related factors। जो आर्थिक रूप से जो पारिवारिक पर प्रेशर पड़ता है, या घर से विद्यालय की दूरी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रॉप आउट्स को इफेक्ट करते हैं। ये एक चैलेंजेस है। एकेडमिक स्ट्रेस भी है, क्वेश्चंस पे जो किताबें हैं या जो सब्जेक्ट्स में आज नए नए तरह के
जो रिसर्च हो रहे हैं, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या प्रोजेक्ट वर्क है, एमडीपी है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम का प्रेशर है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने स्किल से इन चैलेंजेस को हम खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9 से लेकर 12 तक एज ग्रुप है 14 से 18। डेवलपमेंटल टास्क फ्लेक्सिबिलिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग, एडोलेसेंस, ये 3 ऐसे डेवलपमेंटल टास्क हैं इस सेकेंडरी स्टेज के। चैलेंजेस, डिजिटल डिवाइड, टीचर प्रिपेयर्डनेस एंड वोकेशनल स्टिग्मा, ये इस स्टेज के चैलेंजेस हैं। सेकेंडरी स्टेज में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अगर हम ये बात करें कि बच्चों के अंदर विषयों के चयन करने, विषयों को अपने अनुसार निर्धारित करने का चॉइस जब दे देते हैं, पहले ऐसी चॉइस नहीं थी, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह की चॉइस को जोड़ दिया गया है। हायर ऑर्डर थिंकिंग में 2-3 टर्मिनोलॉजी है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैरियर ओरिएंटेशन। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो एनईपी में जोड़ी गई है। इस पर भी मैं एक दिन क्लास लूंगा सर से, अगर अनुमति करेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक्स जो कवर करना था मुझे वो है वुमेन्स। मनीष जी, आप अनुमति की बात करते हैं, आप इस बात को देखिए कि 20 लोग अभी वेटिंग में है, मैं उनको ज्वाइन नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि 100 की हमारी लिमिट है। कक्षा बहुत अच्छी संचालित हो रही, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, थैंक यू सर। मैं पुनः आपसे बता दूं, आज का जो पार्ट था वो सर ने कहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैं इसके डीप पार्ट्स में नहीं जाऊंगा, ताकि पहले हम ऊपरी तह पर समझ लें कि इस पार्ट में हम किन किन चीजों को छूना है, किन चीजों से ज्यादा। क्योंकि देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इसमें, पर बहुत सारी किताब नहीं पढ़ना है इसमें। हमें कौन सी चीज हमारे जरूरत की है उससे समझने से पहले पूरी टॉपिक्स को हम एक बार छू लें, फिर इसमें से जो आपके लायक पार्ट है वो, उसके लिए मैं अलग से एक पीपीटी बना रखा हूं जिसमें सिर्फ हम उसी चीज को टच करेंगे। अब हम इसके तीसरे टॉपिक पर आते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो प्रश्न निर्मित हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों में सीबीएसई के द्वारा, इन्हीं 3-4 चीजों पर निर्धारित है। पहले जो डोमेन्स थे वो पीसीएसई थे, पीसीएसई, पी फॉर फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव, एस फॉर सोशल एंड ई फॉर इमोशनल। अब लेकिन मैंने जो चीजें रखी हैं इसमें फिजिकल तो रखा है, कॉग्निटिव भी रखा है, सोशल, सोशियो इमोशनल, यानी सोशल और इमोशनल को एक साथ रखा है। 2 चीजें और बढ़ी हैं। एनईपी के साथ साथ शिक्षक को किस तरह से पढ़ाना है और पूरे भारत में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके लिए 2 गाइडलाइन बुक दी गई है जिसका नाम है एनसीएफ। फाउंडेशनल लेवल का एक एनसीएफ है और एक स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीएफ है। पूरा मेरा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर तो आधारित है, पर मैं इन्हीं चीजों, इन्हीं बुक से, इन्हीं मटेरियल से खोज कर, क्योंकि पूरे भारत के लिए जो गाइडलाइन है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें ये सारे निचोड़ दिए गए हैं। मैं आता हूं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मॉरल, कैरेक्टर। अब एक प्रश्न ये है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के किस पूर्व डोमेन से या प्री डोमेन से निकला है? हेरिडिटी। यस, जो मॉरल डेवलपमेंट है ये
जैसे मैंने आपको बोला कि पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो मॉरल जो डेवलपमेंट है ये सोशल और इमोशनल का पार्ट है। सोशियो इमोशनल। क्लियर इट? और लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है? Cognitive. वेरी गुड, कॉग्निटिव। वेरी गुड। Cognitive. बस ऐसे ही जागृत रहिए। फिजिकल डेवलपमेंट जो है ग्रोथ, ग्रॉस मोटर, कोऑर्डिनेशन, हेल्थ, हैबिट से रिलेटेड है। कॉग्निटिव जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। पूरी तरीके से अगर आप कंफ्यूज्ड हो इधर उधर कॉग्निटिव को लेके, तो जब भी कोई इस तरह सा प्रश्न आए कॉग्निटिव का, तो आपसे जिस विषय का संबंध मस्तिष्क से हो वो पूरी तरीके से कॉग्निटिव है। क्लियर इट? संज्ञानात्मक। यस, Yes, sir. Yes. कॉग्निटिव पूरी Yes. तरीके से मस्तिष्क से रिलेटेड है। और लैंग्वेज क्यों कॉग्निटिव है? क्योंकि जो हमारा माइंड है, साइको लैंग्विस्टिक थ्योरी, चॉम्स्की का नाम सुना होगा आप सभी ने। चॉम्स्की ने एक साइको लैंग्विस्टिक थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा, यस सर, हमारा माइंड जो है एलईडी की तरह काम होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की तरह। जैसे हम ढेर सारे शब्द सुनते हैं, वो शब्द हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होते जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं देवांगन सर, आपके मस्तिष्क में कोई शब्द नहीं है, सारे शब्द मैंने डिलीट कर दिए। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आज का मौसम कैसा है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? सारे शब्द डिलीट कर दिए तो फिर तो उत्तर देना मुश्किल होगा। ठीक है, अब मैं आपके No पास, language. आपने एक ही शब्द पर्यावरण से सुना है, वो है अच्छा है। अब मैं पूछूं कि मौसम कैसा है? अच्छा। मेरी तबीयत कैसी है? अच्छी है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही, आपके जो एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन आपने किया है, वो सिर्फ एक ही का किया है। अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, दो शब्द आपको मिले। मौसम कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। और आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा अच्छा। थोड़ी अच्छी। आपने ये बाइफर्केट कैसे कर लिया? ये दो सोच शब्द के, आप thinking. थिंकिंग, कॉग्निटिव। Thinking, cognitive. यस। तो जो चॉम्स्की है वो यही कहता है कि हमारा माइंड जो है साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी पर एक एलईडी की तरह काम करता है। वो बाहर से, वातावरण से, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे शब्द आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, और ये शब्द धीरे धीरे जाके आपके मस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। और जब आपको बोलना हो, जब मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे शब्द मेरे मस्तिष्क में सेटल्ड हैं, मैं उनकी सीक्वेंसिंग करके बोल रहा हूं। इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो डोमेन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से निकला है। क्लियर इट? कॉग्निटिव, जैसे एक बच्चे के लिए संसार उसकी समझ का संसार है, एक शिक्षक के लिए, एक बड़े वयस्क व्यक्ति के लिए संसार का कॉन्सेप्ट उसकी समझ है। यानी हर व्यक्ति, हर एक बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक अपनी समझ विकसित करता है, वही उसका कॉग्निटिव पार्ट होता है। अब इस कॉग्निटिव पार्ट में डेवलपमेंट क्या होता है? वो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, Problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग, Problem solving, right? Reasoning. रीजनिंग तो थी नहीं बच्चे के अंदर। तो क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है? होता है। क्वेश्चन पूछता है छोटी छोटी चीज को। हाँ, वो अपनी समझ के अनुसार। भाषाई जब बात आ गई है कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन की, हिंदी भाषा में सारे प्रश्न क से ही क्यों हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब, सारे प्रश्नवाचक शब्द क से क्यों हैं? कभी आपने सोचा? चलिए, इसका भी जो कारण है, वो कारण है जो जितने भी स्वर हैं वो बिना अवरोध के बोले जाते हैं। क ऐसा व्यंजन है
जो पहली बार अवरोध होता है और कंठ से, सबसे पहली बार कंठ से अवरोधित होता है। ऑब्स्टिकल्स, पहला ऑब्स्टिकल्स कंठ से आता है और क से आता है। ऑब्स्टिकल्स इज द फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस। क्यों, कैसे, कब, कहां। ये लैंग्वेज, कॉग्निटिव पार्ट्स लैंग्वेज का पार्ट है। मैं अगला चलता हूं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। सोशियो इमोशनल पार्ट, सामाजिक रूप से डेवलपमेंट कितना है, बच्चा सामाजिक रूप से, कौन सा बच्चा सामाजिक रूप से डेवलप्ड है। एक प्रश्न मुझे पुनः याद आ रहा है कि देवांगन अब सर एक शिक्षक हैं, वो अपनी कक्षा में पढ़ रहे मनीष नाम के एक विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के साथ सामाजिक अंतर संबंध क्या है, इसको मापने के लिए कौन सा असेसमेंट टूल यूज करेंगे। इसका आंसर है सोशियोमेट्रिक या सोशियोग्राम। यस, वेरी गुड, सोशियोग्राम, सोशियोमेट्रिक। क्लासरूम में हर बच्चा एक बच्चे से प्रभावित होता है और एम्पैथिकल पार्ट भी है, अपनी आइडेंटिफिकेशन भी रखना चाहता है। एक ऐसा बच्चा जो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो भी अपनी एक आइडेंटिफाई फॉर्मेशन करना चाहता है अपनी क्लास में। वो अपने सहपाठी से प्रभावित भी होता है। क्षेत्रों में ये प्रभाव इतना होता है कि वो पूरे दूसरे बच्चे को, अपने पीयर्स को कॉपी करता है। तीसरी चीज, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। धीरे धीरे जब भाषा में जो सबसे एक बच्चा है, अभी 1 महीने का बच्चा है, उसकी भाषा, पहली भाषा क्या होगी? मदर टंग। एक बच्चा जो 1 महीने का है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? उसका रोना। वो जो रो रहा है ना, वो उसकी लैंग्वेज है। अब वो रो कैसे रहा है, देखिए सर। बाबलिंग करना कौन सा स्टेट होता है? जब इसके बाद सर, रोने के बाद करता है ना जी, ये वो सेकंड हो जाएगी, ठीक है। जब बच्चा रो रहा है तो कैसे रो रहा है, आप अपने छोटे बच्चे को याद करिए। पूरा हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, आंखें बंद कर रहा है, मुंह से रो रहा है कि नहीं रो रहा है, इन चीजों से। पर जैसे जैसे वो डेवलप होगा फिजिकली, इमोशनली, तो एक उम्र आने के बाद आंखों से रोता भी होगा पर आंसू नहीं निकलता है। बड़े लोग जिसका दिल टूट जाता है, कभी हार जाता है, वो आंखों से रोते भी हैं फिर भी आंसू नहीं निकलता है। इट मीन्स रोने की एक प्रक्रिया सिक्वेंसली देखा आपने। पहले वो पूरे अंगों के साथ अपनी उस एक्टिविटी में पूरे अंगों को इन्वॉल्व कर देता है, और फिर धीरे धीरे जिन अंगों की जरूरत नहीं होती है उस एक्शन में, उनको धीरे धीरे रिड्यूस करता चला जाता है। हम पूरे हाथ पैर लगा देते हैं जब रोने में, जब बच्चे होते हैं, फिर धीरे 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 सिसक के हाथ ऊपर नीचे कर, फिर हाथ हटाना। एक बड़े व्यक्ति को आप रोता हुआ देखें और एक छोटे बच्चे को, दोनों का अंतर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द गेस्चर इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इज राइट। शरीर की जो भाव भूमिका है वो भी एक भाषा है। क्लियर इट? यस सर। जी सर। फिर मैं चलता हूं मॉरल और कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि ये जो मॉरल वाला पार्ट है वो पीसीएसई में से ही निकल के आया है, जो सोशियो इमोशनल पार्ट से है। चूंकि मॉरल की बात इसलिए कही गई है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैल्यू एजुकेशन की बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। जो आपका कंटेंट है, हर कंटेंट किसी न किसी वैल्यू को इंडिकेट करता है। आप लोगों ने अगर एनसीएफ पढ़ा होगा तो जब आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे होंगे तो सीजी और सी यानी कैरिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसी, ये 2 शब्द आपने सुने होंगे। यस सर। जी सर। यस सर। अब जैसे मैं ये कहूं कि गोल तो बड़ा चीज हो गया,
गोल के अंदर बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंसी को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए आउटकम्स दिया गया है। यानी अगर हम सीक्वेंसिंग लगाने को कह दें कि करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम, तो इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी? सबसे पहला स्तर होगा लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम से कॉम्पिटेंसी अचीव होगी और कई कॉम्पिटेंसी से एक कोई कैरिकुलम जो गोल होगा, कैरिकुलर गोल, वो अचीव होगा। क्लियर इट? यानी कोई एक सीजी को कई कॉम्पिटेंसी में डिवाइड किया गया है और हर एक कॉम्पिटेंसी के कई लर्निंग आउटकम्स होते हैं। आगे मैं चलता हूं। जितने भी ये कॉग्निटिव, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट की मैंने बात की है, उसमें कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर आधारित प्रश्न आपको निर्मित करने मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन है क्वेश्चन का वो डायरेक्ट नहीं है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, आजकल ऑटिज्म, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये किस पार्ट से रिलेटेड है? कॉग्निटिव से। किससे? एक बच्चा अपनी क्लास में बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी है, ये एंजाइटी किस डेवलपमेंटल पार्ट से जुड़ा हुआ है? सोशियो इमोशनल। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बिहेवियरल कोई इशू है, ये सब के सब सोशियो इमोशनल पार्ट के। क्लियर इट? फिजिकल के लिए आप सब इलनेस है, वो उसका खाद्य पदार्थ जो ग्रहण कर रहा है वो ऐसा है जिससे उसका कोई उसके अंदर बीमारी लग जा रही है, और उससे बॉडी के इमेज में कोई इशू है, फटीग है, सोशल आइसोलेशन है, ये सारी चीजें फिजिकल है। एक बच्चा, मनीष सर, हाँ सर, under socio-emotional, all the thing that has been written is all like negative aspect, like anxiety, depression, social withdrawal, behavioral issue, implications, poor relationship, school refusal, or substances use risk, like तो पॉजिटिव जो उसमें बच्चे में एस्पेक्ट है, तो क्या उसे हम सोशियो इमोशनल नहीं कहेंगे? सर मेरे टॉपिक ऊपर क्या है देखिए, डेविएशंस एंड इम्प्लीकेशंस। यस। तो इन जो मैंने डेवलपमेंटल पार्ट्स है ना, मैं उन चीजों के की पॉइंट्स को लेके चल रहा हूं कि कॉग्निटिव, यदि बच्चा जैसे इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो ये भी सोशियो इमोशनल के कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, एक प्रश्न है कि एक बच्चा रात में सो नहीं सका है, जिसके कारण कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है। इट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव, सोशियल, इमोशनल, फिजिकल एंड मॉरल। फिजिकल में कॉग्निटिव, फिजिकल, फिजिकल यस इट इज फिजिकल। सोशियल फिर से मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं, रात में वो नींद नहीं ले पाया है अच्छी, जिसके कारण वो कक्षा में अटेंशन नहीं दे पा रहा है, कंटेंट को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो कॉग्निटिव है। सोशियो इमोशनल, आई थिंक सोशियो इमोशनल। क्यों फिजिकल क्यों नहीं होगा? It is not related to physics. Sir, it is not related to any disease, I think. Yes, physical illness नहीं है सर उसको। because he is emotionally disturbed, that's why he was unable to sleep. निद्रा किसका पार्ट है? नींद किसको इफेक्ट करता है? फिजिकल को? फिजिकल। नींद का सीधा संबंध जो है फिजिकल से है। जो कॉग्निटिव पार्ट है, इट इज द मेंटल ऑपरेशनल पार्ट, जो मस्तिष्क के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, सक्रियाएं होती हैं, उसका पार्ट है कॉग्निटिव। पर नींद जो है फिजिकल नीड है। क्लियर इट? नींद जो है फिजिकल नीड है।
यस, सही है, आगे बढ़ूं? जी 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 सर, प्लीज गो अहेड। जो है एक फिजिकल सर नीड, किसी चिंता से अगर नींद ना आए तो, इसके कारण किसी चिंता के कारण या किसी लड़ाई झगड़े के कारण, चिंता के कारण अगर नींद नहीं आई तो चूंकि आपका मन किसके कारण नहीं लग रहा है, नींद के कारण। प्रथम दृष्टिया कारण क्या है, नींद। नींद। अगर नींद पूरी होती, भले ही कितना चिंता होता, तो कभी फिजिकली कभी होगी। क्या होता है, एंजाइटी में मैं पूरी पूरी रात गुजार दिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास 3-4 टास्क थे आज संडे में। एक क्लस्टर लेवल पर एक लैंग्वेज की मीटिंग लेनी थी, जिसमें मुझे अभी प्रश्न पत्र निर्माण कौशल पर बोलना था। मुझे कल घर जाना था, उसकी पैकिंग करनी थी। आज आपका ये पीपीटी बना के मुझे आपको देना था। इन सारी चीजों में मेरा मस्तिष्क उलझा हुआ था, पर मैंने एक अच्छी सी नींद ली 3 से लेकर के 4 बजे तक, जिसके कारण दिवांगन सर द्वारा दिया गया अपॉर्चुनिटी में अच्छी तरीके से शायद निभा पा रहा हूं। क्लियर इट? बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल सही है? यस सर। जी जी जब भी हम किसी चीज सिचुएशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 75% क्वेश्चन सिचुएशनल आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। वो आपको एक सिचुएशन देगा और उसमें आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डोमेन्स, ये आपको निकाल के देखने होंगे। तो प्रथम दृष्टिया मेरी नींद का ना पूरा होना पाना, ठीक है। अगर डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू एंजाइटी, जैसे पृष्ठ शिक्षक झल्लाते हुए बच्चे को पीट देता है, ये फिजिकल रिलेटेड है या सोशल इमोशनल? सोशल इमोशनल। ठीक है ना? बिल्कुल। चले मैं आगे बढ़ता हूं। मॉरल एंड बिहेवियर, इस तरह की चीजें अक्सर क्लास में देखी गई हैं कि बच्चा कुछ काम कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसने अच्छा सही किया नहीं मेरे साथ। उसका कारण क्या होता है? जो वो बिहेवियर, व्यवहार, देखिए एक चीज क्या होती है, मेरे किसी व्यक्ति का या मेरे प्रति व्यवहार खराब हो सकता है, पर आपके प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो सकता है कि नहीं? यस, एक टर्म है एटीट्यूड। जब बोलते हैं यार ये देवांगन का एटीट्यूड सही नहीं है, या मनीष शर्मा का एटीट्यूड सही नहीं है, तो एटीट्यूड इज ओनली टू रिलेटेड टू पर्सनल टू पर्सन। वो सबके लिए उसका एटीट्यूड खराब नहीं होगा। क्लियर इट? यस। अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि मनीष शर्मा का एटीट्यूड खराब है, तो ये एटीट्यूड उस स्टेटमेंट देने वाले के इंटर रिलेशन पैटर्न पर है। इसी तरीके से जब बच्चा कोई बिहेवियर करता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चा क्या करता है? रूल ब्रेकिंग कर रहा है। कक्षा का एक होनहार बालक जो विज्ञान का अच्छा विद्यार्थी है, वो कक्षा में आगे बैठने के लिए बच्चों को डराता है, धमकाता है। Sir, your voice is not clear. Yeah, your voice is cracking, sir. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम? अभी क्लियर है? अब ठीक है, अब अब क्लियर। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा जो है विज्ञान विषय में बहुत तेज है और अपनी क्लास का, और वो आगे बैठने के लिए बच्चों को धमकाता है, क्या उसका बिहेवियर कैसा आप मानेंगे? Kindly repeat. एक बच्चा जो विज्ञान में पढ़ने में तेज है, पर वो अपने आगे बैठने के लिए अन्य बच्चों को धमकाता है, डराता है। डोमिनेट करता है। Behavioral issues, Moral and behavioral behavioral problems, behavioral Moral problem. development.
Moral and behavioral. अब Behavioral. इस Aggression, behavioral. इशू को एज अ टीचर किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं? Socio emotional से. काउंसलिंग आइडेंटिफाई Social. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों आगे Yeah. बैठना चाहते हैं, Clear Socio it? emotional से. क्यों आगे बैठना चाहता है? एक प्रश्न जानना चाहेंगे आप उससे? Moral behavior. यस Maybe he's going through some behavioral issues. यस, वेरी गुड। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि सर क्यों, उसकी समस्या को समझ करके उसका उपाय नहीं, जब ढूंढा मैं जाएगा। जब आप ये प्रश्न जानना चाहेंगे कि वो क्यों आगे बैठना चाह रहा है, इस आंसर पर निर्धारित होगा कि वो मॉरल डेवलपमेंट का ऑब्स्टिकल्स है या बिहेवियरल ऑब्स्टिकल्स है। क्लियर इट? बिना इस प्रश्न के जवाब के हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि वो व्यवहार, उसका व्यवहार ही ऐसा है, सबको डराना वरना आगे बैठना कोई उसका उद्देश्य नहीं है, या कोई ऐसा मॉरल पार्ट है जो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चंस इस जो जितने भी मैं डोमेन्स बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम बता रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेमिंग इसी तरह होगी कि क्लास में कोई भी बच्चा बिना पूछे क्लास में अंदर आ जाता है, क्या ये अनुशासनहीनता है, रूल ब्रेकिंग है? उसका किस behavior. तरीके से आप डिसाइड करेंगे जब तक कि आप उसको बिहेवियरल असेस नहीं कर पाए? हो सकता है वो जल्दीबाजी में आया और अंदर आ गया, ठीक है? बिल्कुल। तो उसका जो पैटर्न देखेंगे, वेरी गुड, द पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो मॉरल से रिलेटेड है, बिहेवियर से। आगे मैं चलता हूं, इसको आगे लूंगा। रोल ऑफ सोशलाइज, हाँ, रोल ऑफ, ये सब आप लोगों ने बीएड वर्ड में पढ़ा होगा कि सामाजिकरण की जो एजेंसीज है, सबसे पहली एजेंसी क्या है? परिवार है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या है? फैमिली है। फैमिली। जैसे ही आप फैमिली में इससे रिलेटेड उन सारे प्रश्नों को उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आप अपनी फैमिली में क्या क्या सीखे हैं पहली बार, आप अपनी फैमिली में क्या क्या देखे हैं पहली बार, आप अपनी फैमिली में पहली बार कोई चीज, कोई ऐसा त्योहार हुआ है, मनाए हैं पहली बार, उन सारी चीजों को जब आप फोकस करने लगेंगे तब इन प्राइमरी सोशलाइजेशन से उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे आपको सभी को पता है कि जो शब्द है रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदारी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पहली बार आप परिवार में माता पिता के ही माध्यम से देख पाते हैं। और कुछ चीजें माता पिता के जेनेटिकल नेचर के कारण ही आपके अंदर आ जाती है, चाहे वो कोर कल्चरल वैल्यूज है, चाहे मॉरल कोड्स है, ये सारी चीजें आपके अंदर माता पिता के द्वारा पहले आ जाती है। तो फैमिली में माता पिता जो रोल निभाते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, वो परिवार द्वारा मिलते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहली बार आप पानी देना किसी को कहाँ से सीखे? किसी के घर में कोई आता है, पेरेंट्स से सीखे हैं? पेरेंट्स को देखा, ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज देखा, अपने से बड़ों को घर में देखा करते हैं। Came to our house, we saw that our parents offer glass of water, so we learned from them that when somebody comes, we should do this. बिल्कुल। गेट खोल के किसी का वेलकम करना आपने कहाँ से सीखा? Obviously, अगेन फ्रॉम द फैमिली। क्या इसको हम स्कूल में सिखा सकते हैं ये पार्ट? बिल्कुल नहीं। These are the values। जो जिस फ्रेम की सिनेरियो की लर्निंग एस्पेक्ट्स है वो उसी फ्रेम में सिखाया जा सकता है। यानी आप फैमिली एटमॉस्फेयर में दी जाने वाली जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको स्कूल लेवल पर आप क्रिएट कर सकते हैं, पर एज इट इज नहीं कर सकते।
सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है? स्कूल, पीयर्स, मीडिया। पहला क्या है? परिवार, फैमिली। दूसरा क्या है? स्कूल, स्कूल, पीयर्स, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया। मीडिया। ऐसा नहीं है कि स्कूल दूसरा है और तीसरा पीयर्स है, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को बस दो ही सोशलाइजेशन एक की एजेंसी बनाई गई है, प्राइमरी स्कूल, और इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी हैं। क्लियर इट? आप मेरे इस पीपीटी के बाद आराम से घर पर एक लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज है जो आप परिवार से सीखते हैं और कौन सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज है जो स्कूल से सीखते हैं। और जब ये आप लिस्ट बनाएंगे तो इस पर निर्धारित जो Sir, your voice is not clear. आवाज तो तेज है। सर मुझे Breaking again, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। Yes, sir. Not audible, sir. Hello? हाँ सर, Sir, you are not audible, sir. वो रहता Now है it's clear, sir. Now it is clear. अब सर क्लियर। हाँ, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी परिवार है, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, सोशल मीडिया, स्कूल्स, पीयर्स, आपकी बिल्डिंग, कॉलोनी, ये सारी की सारी क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी है। एक लिस्टिंग आप कर लीजिए कि कौन सी आदतें आप परिवार से सीखते हैं और कौन सी आदतें आप समाज से सीखते हैं। इस पर आधारित मैं प्रश्न निर्मित किया हूं और आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर दे पाएंगे, मुझे पता है। इस जो सोशलाइजेशन की एजेंसी जो है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी, उसमें ब्रॉड सोशल रिलेशंस, बड़े सोशल एक्टिविटीज, इंटर रिलेशनशिप्स, environmental formal and non-formal socializations, environment activities, competencies, family authorities and peer distractions, ये सारी चीजें इसमें हम सीखते हैं। परिवार में मामा भाई के भाई है, बहन है, इनमें कंपटीशन उतना नहीं होता है। कॉलोनी में, बिल्डिंग कविता में, मैम प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। कैरी ऑन जी, कैरी ऑन सर। राहुल और रीता दोनों भाई बहन हैं, कभी कंपटीशन हो सकता है इनके अंदर? कंपटीशन की भावना बाल्यावस्था में बच्चों के रूप में भाई बहन में हो सकती है? हो No. सकती है सर। हो सकता है। मैं ये प्रश्न जानबूझ के पूछा हूं, कारण क्या है कि जब इस बारीक से अंतर को, माइन्यूट डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो शायद हम इस सेकेंडरी और प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी में जो भी एक्टिविटीज है उसको नहीं समझ पाएंगे। भाई बहन में कंपटीशन की एक अवस्था है, मैच्योरिटी की अवस्था। जब तक मैच्योरिटी की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं हर चीजों में। पर बच्चा, छोटा बच्चा अपने किसी भी एक खिलौने को दूसरे को देना पसंद नहीं करता है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये क्या कंपटीशन की भावना है? नहीं, ये कंपटीशन, ये पोजीशन है। यस, ये कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं है, मेरा है। ये मेरा है, पॉजिटिवनेस। हाँ, तो भाई बहनों में एक लेवल तक कंपटीशन नहीं माना गया है। मैच्योरिटी के बाद जब उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ईगो सेंट्रिक जब वो होने लगते हैं, तब उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो जाती है। इट इज ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एज फैक्टर। पर एक बिल्डिंग में, एक कॉलोनी में नेचुरली सोशल कॉम्पिटेंसी के रूप में सोशल कंपटीशन आ जाता है। उसका कारण क्या है? सामाजिक रूप से बच्चों के अंदर एक कॉलोनी, एक बिल्डिंग, एक परिवेश में रहने वाले जो रिलेटिव नहीं है बच्चे आपस में, उनके बीच में जो कंपटीशन आता है, उसके पीछे का कारण क्या है?
सोशल पेरेंट्स कंपैरिजन, मैम आपने अभी सही क्या बोला? पेरेंट्स का कंपैरिजन करना था। पहली बार आपको ये बात आपके पेरेंट्स से ही मिलती है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पेरेंट्स से ही मिलती है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक क्लियर इट मिल जाएगा कि पेरेंट्स ही आपके कान में ये बात डालते हैं, ये चर्चा पेरेंट्स से ही आती है, ठीक है। तो जो सोशल बैरियर्स हम एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं, एक कौशल की भाई तुम्हारे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर नहीं, उसने अच्छा बोला, तो बच्चे के अंदर ये कंपटीशन की भावना पॉजिटिव रूप में हो, इसकी सारी जिम्मेदारी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी की है। क्लियर इट? क्लियर इट? यस सर। आगे चलता हूं। टॉपिक स्टेप टू इंश्योर होम स्कूल कंटिन्यूटी। विद्यालय में जो काम हो रहा है, स्कूल में जो काम हो रहा है, विद्यालय पर जो चर्चा हो रही है, स्कूल में चर्चा हो रही है, अक्सर ये देखा गया है कि जो स्कूलों के अंतर्गत कार्यक्रम, व्यवहार, बातचीत होती है, क्या उसको घर पे स्वीकार किया जा रहा है? घर पर भी उस पर चर्चा हो रही है। इस पूरे स्लाइड्स की थीम यही है कि पीटीएम जब हम करते हैं तो जब हम उनके बीच में पेरेंट्स के साथ जब चर्चा करते हैं तो इस बात को जरूर हम उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। सर माइक बंद करूँ। हेलो, मैं कह रहा हूँ क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, अगला सेशन बाद में कर लीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ देवांगन सर जी, मैं ये सोच रहा हूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा, क्योंकि इस पार्ट पर प्रश्न जो है मैंने जो देखे हैं, अधिकतर प्रश्न इस पे आए हुए हैं। हाँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि इस जो हमारी फैमिली का, स्कूल का, पीटीएम पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वेशन है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं इसको अगले टॉपिक में रखूं, ज्यादा बेहतर होगा सर। बिल्कुल, यस सर। दो तीन चीजें मिक्स्ड हो जाएंगी। अभी तक सिर्फ हम ग्रोथ एंड वाला कॉमन पार्ट ले रहे थे, अब मेरे दो तीन मैं इसको समराइज करने जा रहा हूं जी। मैं बोलता जाऊंगा, आप आंसर देते जाइएगा। कौन सा ब्रॉडर फॉर्म है, ग्रोथ की डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। जो बेसिक पार्ट्स है डेवलपमेंट के, वो चार कौन से हैं डोमेन्स? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड पीसीएसई सभी हाँ याद जी, करना। हाँ जी। Physical, cognitive, social, and डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं? ग्रोथ को करना नो सर। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। ग्रोथ We can only observe Growth can be development. measured but not हम development. ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि डेवलपमेंट को मेजर ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे शेड्यूल, टूल्स, टूल्स बनाए गए हैं, पर एक्यूरेट हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट जो ग्रोथ है, क्या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है? Quantitative. क्या है? Growth is quantitative, development is qualitative. And development quantitative as well as qualitative. Yes. ग्रोथ जो है एक लिमिट पे जाकर के रुक जाता है, पर डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत तक चलता है, चलता रहता है। वूम टू टूम। यस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, सीक्वेंस है। क्या विकास जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? yes, जी सर। यस डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? H into E. at the end, एंड Yes. एनवायरनमेंट। At क्या the end, डेवलपमेंट को environment. प्रिडिक्ट किया जा सकता है? predict कर सकते हैं, लेकिन No, sir. It cannot be Not 100%. restricted. नहीं,
प्रेडिक्ट कर सकते डेवलपमेंट हैं, को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, Yes, पर yes, एक्यूरेसी can be नहीं। predicted. पर हाँ डेवलपमेंट को एक्यूरेसी predict क्योंकि कर सकते हैं, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग accuracy प्रेडिक्ट नहीं। किया जा सकता है। क्लियर इट? यस, डायरेक्शनल डेवलपमेंट के 2 डायरेक्शनल पार्ट कौन से हैं? Pseudomodal and Cephalocodal and Cephalocodal and proximodistal. Approximate. Proximodistal and cephalocodal. Proximatist. प्रॉक्सिमेटिस्टल, पहले सर का विकास हुआ फिर पैर का विकास हुआ, ये किससे संबंधित है? Cephalocodal. ये सेफेलोपोडल, और पहले रीढ़ की Centrally न्यूरोसिस्टम जो का प्रॉक्सिमेटिस्टल, पोषण खान पान ग्रोथ को प्रभावित करेगा या डेवलपमेंट को? उसको ये भी बोला जाता है ना Growth को हेड टू टॉय और ये सेंट्रल टू पेरिफेरी। पार्ट ऑफ Yes, yes, डेवलपमेंट। yes. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि खान पान जो है किसको इफेक्ट करेगा? growth दोनों को करेगा, ग्रोथ को करेगा, बट development ग्रोथ दोनों इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आल्सो। बोथ को। आपने स्टेने हॉल का नाम सुना है? स्टेनी हॉल, यस। Stanley Hall. Yes. अब मैं जो आपके लेवल के 3-4 पॉइंट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने इसमें पढ़ाए नहीं है, वो इसलिए कि थोड़ा सा आपको एनर्जेट कर दूं अगले टॉपिक के लिए जो मैं कल लूंगा। कि ट्रांजैक्शनल पीरियड किसे कहते हैं? Adolescent period. One period is over and Yes. second period is busy. Adolescent period. एडोलसेंस, वेरी गुड। गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं? Childhood, Childhood. नो, adolescence. इट्स ऑलरेडी कॉल्ड द एडोलसेंस। Okay. 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 Sir. स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग एज, Adolescent. Adolescent. लीडरशिप स्किल, Adolescence. एडोलेसेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। Adolescent. Emotional stability. Adolescent. स्टेबिलिटी। मैं बार बार Stability सारी नहीं चीजें है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपका पार्ट आएगा ना वो एडोलसेंस से आएगा, और जो लेटर चाइल्डहुड का क्वेश्चन आएगा और अर्ली चाइल्डहुड का क्वेश्चन आएगा वो एचएम से रिलेटेड होगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो एडोलसेंस से ज्यादा होंगे। Okay. जो आइडेंटिफी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की समस्या, Adolescent नहीं Adolescent आती। period. Adolescent ब्रीज period. पीरियड, Adolescence. Adolescent period. Adolescent period. और बसंत ऋतु, उम्र की बसंत ऋतु किसे कहते हैं? Adolescent period. एडोलेसेंस, यानी एडोलसेंस इज अ ट्रांजैक्शनल पीरियड, गोल्डन पीरियड, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप स्किल्स पीरियड, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, ब्रीज पीरियड एंड स्प्रिंग सीजन। तूफान और तनाव का ये स्टेने हॉल ने कहा था कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर और देवांगन सर। मनीष सर धन्यवाद सर। जी, मनीष सर देवांगन सर और मनीष सर को जो है आज की कक्षा के लिए हृदय से आभार। जिन बातों थैंक्स अ को लॉट, थैंक्स अ लॉट सुनते सर। थे आज सर ने बहुत विस्तार से बताया है, और कुछ चीज, और सबसे अच्छी बात है कि लाइव एग्जाम्पल के साथ जो हमारे होते रहते हैं कक्षा में। जी, तो मनीष सर बहुत धन्यवाद, और कल की कक्षा में भी हम बीच बीच में अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट चाहेंगे कि प्रश्न पूछते रहें, और इसी तरह जी जी से एकदम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लेसन मनीष सर, आप इतना अच्छा लगा। जब ये हमने पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, बड़ा बोरिंग लग रहा था। आज एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये चैप्टर ये इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। Yes, sir. Class was too good, sir. Thank you, sir. थैंक यू आप एवरीवन। सभी- थैंक यू सो मच सर। आप सभी को मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ, आप पढ़िए। अगला जो चैप्टर जी, मनीष जी कुछ कह रहे हैं आप? ये कह रहा हूँ, जो अभी ये मैं presentation है आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। अब अगला मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, इसके एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उस पर क्वेश्चन फॉर्मेशन करूंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जी ये सर मैं जी। आपको बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर मनीष सर। एमसीक्यूज सर मैं कुछ कहना चाहता था देवांगन सर। जी अंग्रेज। मनीष सर अगर काइंडली आप एमसीक्यूज कुछ ऐसे प्रिपेयर करें जो एग्जाम में जो आता है प्रोबेबल क्वेश्चंस,
हम लोगों के लिए बहुत सही रहेगा सर। सर मैंने क्या कहा था कि अभी मैं ये प्लांटेशन के लिए मैं बीज सिर्फ बो रहा हूँ, जी। दूसरा स्टेम होगा कि आपसे मैं इंटरेक्ट करूंगा, उसमें काट छटाई करूंगा, जब वो फ्रूट देने लगेगा यानी वो टेस्टिंग वाला पार्ट लास्ट होगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट तो आप समझ लेंगे ना, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर एकदम धड़ाधड़ आप देते जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। मनीष सर एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद सभी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला था Thanks a कि lot, sir. 9:20 से हम एडमिट करना चालू करेंगे और 9:15 पे जैसे ही मैंने शेयर किया तो मैंने देखा कि 48 लोग इकट्ठे ज्वाइन हो गए। तो बाद में क्राइसिस भी रही, तो उन दोस्तों के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। दिस रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ पीपीटी ऑफ मनीष सर विल बी शेयर्ड और मनीष सर निश्चित रूप से क्लास लेते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। सी यू टुमारो इन द क्लास। Good night, sir. Good night. थैंक यू सर। सर देवांगन सर, मैं थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक पूरा एक साथ नहीं लूं, बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे लिए भी, और जी, जी। छोटा छोटा एक ही पार्ट को मैं छोटे छोटे टॉपिक में कवर करूं, क्योंकि एक जी साथ जी, ऐसे करने से बहुत अच्छा होगा हाँ, सर। सर। जी मुझे लगता है कि समय है, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बोल दूं, कुछ चीज तो थोड़ा सा एक ही पार्ट्स को मैं एलोबरेट करना चाहता हूं। बिल्कुल सर, आप 40 मिनट का क्लास डिजाइन कर लीजिए। सभी पीजीटी ऐसा 40 मिनट से ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं है। 40 मिनट के बाद तो इधर से उधर जाना ही रहता है। तो जी सर। Manish sir and Devangan sir, heartfelt gratitude to both of you, sir, for Thank you. arranging such a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. Amraj is from Assam. Thank you very much. Yes, sir. I am from Assam, sir. Yes, yes. आसाम Good में कहाँ evening, से है सर? मैं चाबुआ में रह चुका हूँ। सर आसाम Oh, स्टेट स्कूल में है। अच्छा अच्छा. I am from a historical town. This is very famous for some historical monuments. Sivasagar it is called, my hometown. शिवसागर। And yes, yes, sir. And right now I'm working in Kokrajhar. Kokrajhar. Sir, I was in Duliajan. अच्छा Oh, really? Okay. Yes, sir. चलिए क्या बात है, कभी पूरा But आसाम। I was in Duliajan is near to Sabua. कभी एक चाबुआ दिन है। ऐसा Near to सेशन Sabua. रखेंगे कि सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। हम 591 लोग हैं, सबसे मुलाकात sir. होगी, सबसे बातें होगी। जी, सबको जी. पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं नए वीडियो में। Thank you. Sure, Thank you. Good Thank night, you sir. very much, sir. Thank you very much, please. ओके Thank गुड you, नाइट। Devangan sir, Manish sir. Thank you once again. थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुड नाइट। जय मैम। Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.